नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं मुंबई और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक ऐसे जाने पहचाने नाम से जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ जिम ट्रेनर करी। जब जिम ट्रेनर से उन्होंने जॉब छोड़ना पड़ी तो वो रेंटल के बिजनेस में एज अ ब्रोकर इंटर हुए मुंबई में रियल एस्टेट में, फिर बाइंग सेलिंग में आए और आज सालों के मेहनत और संघर्ष के बाद आज वो अपना काम इतना बढ़ा चुके हैं कि अब वो इंडिया में ही नहीं लंदन और दुबई में भी काम कर रहे हैं। उनका नाम हर कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जानता है। वो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर भी हैं। हम आज बात करने वाले हैं रफ़ीक मर्चेंट जी से। तो चलिए हम आज बात करते हैं रफ़ीक जी से। नमस्कार रफ़ीक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रफ़ीक जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपको जब ईमेल किया, आपसे बात हुई, जिस तरीके से सादगी से आपने मुझे टाइम दिया और आपका आज इम्पोर्टेंट टाइम आपने मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप जैसे ही अच्छे लोग हम जैसे यंगस्टर्स को बूस्ट कर पाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में आगे बात करने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले रफ़ीक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपकी कैसे शुरुआत हुई, आपका होम टाउन क्या रहा है और बेसिकली आपके फैमिली का बैकग्राउंड कैसा क्या रहा, कैसे आपके जीवन की शुरुआत हुई? तो आई केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, बहुत लोअर मिडिल क्लास काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग है, बेसिकली। जब मैं फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा था 2008 से लेके 2011, तो आई वाज सेलिंग मेंबरशिप एट दैट टाइम। तो तभी जिम की मेंबरशिप बेचते बेचते फिर जिम बंद हो गया और उसके बाद मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया। तभी वैसा पीरियड था कि वो जॉब्स मिल ही नहीं रहे थे। बहुत अप्लाई किया, मतलब जद्दोजहद की उसके लिए, और फुल टाइम पूरा टाइम लगा रहता था कि यहाँ अप्लाई करो वहाँ अप्लाई करो। लेकिन तभी वैसा ऑनलाइन सिस्टम भी वैसा नहीं था और तभी इकोनॉमी भी वैसी नहीं थी जो मतलब आज है। अगर आज आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपको 10 जॉब मिल जाते। तो बहुत स्ट्रगल हुआ, उसके बाद जॉब मिला ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि काम करते ब्रोकरी मतलब बन जाते, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। और मेरे जिम के कॉन्टैक्ट्स थे अंधेरी में, तो मैंने ट्राई किया तो, लेकिन उतना बड़ा डील नहीं कर पाता था। तभी ऑफिस भी नहीं, बहुत हम्बल बिगिनिंग था। एंड आई हैड नो मनी व्हेन आई स्टार्टेड आउट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द जिमनेशियम्स। तो उसमें क्या हुआ कि बस रास्ते पे काम करते थे, कोई भी स्ट्रीट पे या कहीं पर भी जहाँ सारे रियल एस्टेट एजेंट्स बैठ के काम या खड़े रह के काम करते थे, बाइक पे घूमते रहते थे। वैसे मैं भी यू नो शुरुआत की वैसे मैंने। लेकिन क्या था कि बहुत टफ था वो टाइम भी। और डील्स होती थी तो मतलब 1 बेडरूम ज़्यादा से ज़्यादा रेंट पे देना या पेइंग गेस्ट करना। तो उसमें क्या है कि 2-3 ब्रोकर मिलके काम करते थे, तो 2-3 महीने भी लग जाते थे, कभी कभी 1-1 महीना लगता है। तो लोगों को क्या लगता है कि अरे रियल एस्टेट में, अरे यार तुम तो कितना कमाते होगे, ये घर जा रहा है, दिख रहा है कि जाते हुए, अरे ये रेंट पे जा रहा है, अरे उसको तो कितना पैसा है। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि कितना टाइम लगता है एक एक डील को, और डील को टाइम लगता है तो एक एक बंदे को कितना डेडिकेट करना पड़ता है अपने आप को। तो उसमें सब वक्त का ही खेल है। तो इट वाज़ वेरी टफ़ फॉर मी, मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहा था मैं, मेरी वाइफ और बच्चे थे। फिर उसमें बाद में मैंने सोचा कि यार एक काम करते जॉब ही करते यार, कोई सैलरीड जॉब कर लेते ताकि फ़िक्स्ड इनकम आए, ताकि मेरी हालत सुधर जाए। लेकिन फिर से दोबारा जॉब ढूंढा तो नहीं मिला मेरे को जॉब, बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा। फिर बाद में मैं दोबारा मैंने बोला कि अभी कोई रास्ता नहीं है। तो हर बार डेस्परेशन ही था, मतलब हर बार, मतलब कुछ नहीं था तो अपन तब ऐसा करते थे कि कुछ बचा ही नहीं तो चलो ये करो, वैसा हो गया था। तो फिर दोबारा ये किया, शुरू किया तो वही करता था, क्विकर ओएलएक्स पे ऐड डालता था मोबाइल से यहाँ वहाँ। और मैं हेवी डिपॉजिट पे ही रहता था, अपना घर भी नहीं था। हेवी डिपॉजिट इसीलिए लिया था कि रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और हेवी डिपॉजिट पे अपन ने, वो भी मैंने मांग के लिया था, पैसा बोरो किया था। मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हेवी डिपॉजिट के लिए दूँ। और फिर उस सर पे वो भी था कि मेरे को कर्ज़ा चुकाना है, और थोड़ा मतलब लोग पूछते भी थे कि भाई हमारा कर्ज़ा है तुम, मतलब मैं कर्ज़दार भी था। तो फिर बाद में करते करते तो, लेकिन काफ़ी मुश्किल हालात से गुज़रा हूँ मैं। मतलब ऐसे था कि एक एक टाइम का खाना मिल जाता था घर में, स्टफ़ लाइक दैट। फ़ीस भरने के पैसे बहुत मुश्किल हो जाती थी, और फ़ीस भरने के पैसे नहीं रहते थे। तो फिर भी मैं करते गया और पीछे मुड़ के देखा नहीं, हार नहीं माना। तो आपको कितनी भी तकलीफ़ आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आप करते रहते हो तो आपको फिर ऊपर वाले की मदद आती है।
तो 2017-18 में फिर बाद में वहाँ क्या ट्रेंड आ गया था कि लोग फ़ोटो वीडियो बहुत मांगते थे कि अब ये ना, पहले क्या होता था 2015-14 में, आप आ जाओ मैं दिखाता हूँ, यहाँ आ जाओ वहाँ जाओ, तो वो लोग आ जाते थे। फिर वो बोलते थे एक काम करो भी, फ़ोटो वीडियो भेजो, फ़ोटो भेजो, वीडियो भेजो। तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजने के लिए मेरे फ़ोन इतना बेसिक था कि गैलरी फुल हो जाती थी। तो मैं क्या किया, फिर मैं बोला कि चलो एक काम करते, जो भी प्रॉपर्टी विज़िट करते एक वीडियो निकाल लेता हूँ और यूट्यूब पे डाल देता हूँ। यूट्यूब तो ऐसा है कि क्लाउड में है और अपना फ़ोन से डिलीट मार दूँगा। तो बेसिक में लेते गया वीडियो, लेते गया। तो उतने में फिर मैं बात भी करते गया, मैं सोचा बात भी करने आता है, बात भी करते गया। और उससे क्या हुआ कि मतलब वीडियोस वायरल होते गए और उससे मेरे को लीड्स आती गई। अभी नहीं मालूम था कि इससे लीड्स आएगी। और देखो, क्लाइंट के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है रियल एस्टेट में, कि क्लाइंट कहाँ से मिले, कैसे मिले, और उससे बात करना, उसको बताना, उसको लेके जाना, उसको बुलाना, वो बहुत बड़ा काम है। मतलब वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो लोग सोचते कि मैं जाऊंगा कैसे जाऊंगा, मतलब उनको सही चीज़ का अगर आप रिक्वायरमेंट का आप नहीं भेजोगे ना, तो वो नहीं आएंगे। और अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे, तो आपको समझाने का है कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो उसके लिए काफ़ी नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे वीडियोस वायरल होते गए, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को लीड्स आते गए, तो मेरे को ईजी हो गया। 2020 में बाद में एक क्लाइंट आया, एनआरआई, फ़ोन आया कि मुझे चाहिए फ्लैट। तो मैंने सबसे पहले आउटराइट डील की। तब तक मैं रेंटल ही करता था, रेंट, पीजी। सबसे पहले आउटराइट डील हुई, तो उसमें मेरी हिम्मत खुली। 2020 में टिकटॉक था, तो मैंने वीडियो डाला, शुरू किया मैंने। तो टिकटॉक तुरंत बंद हो गया। तो फिर इंस्टाग्राम ने तुरंत टेक ओवर कर लिया रील फॉर्मेट। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे चालू कर दिया रील, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो उसके बाद इट वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। लेकिन आज ऊपर वाले के करम से अच्छा खासा हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत नहीं करते तो कुछ नहीं होने वाला है। और हर एक के लाइफ में ये टाइम आएगा कि आप एकदम नीचे गिरे हुए होंगे, पड़े होंगे। लेकिन अगर आप सुस्त हो, मेहनत नहीं करते हो, तो वो टाइम, मतलब दो टाइप का टाइम होता है। एक तो टाइम आता है आपके ऊपर, एक टाइम खुद आप अपने ऊपर लाते हो। तो मेरे ऊपर तो वो टाइम आया था, तो मैंने मेहनत करके, जद्दोजहद करके कर लिया। और देखो दूसरा क्या, नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत साफ़ नहीं होगी ना, तुम दूसरों का हक मारोगे, दूसरों का ये करोगे, मतलब दूसरों के साथ खेलोगे, गेम खेलोगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप आगे भी बढ़े तो बहुत पीछे आ जाओगे। तो मैंने ये बहुत देखा रियल एस्टेट में। अगर आपको कैरेक्टर जानना है ना, तो रियल एस्टेट में लोगों का जानने का कि कैसा है कैरेक्टर। जैसे स्पोर्ट्स रिवील कैरेक्टर, वैसे रियल एस्टेट भी कैरेक्टर रिवील करता है। जैसा कि रफ़ीक जी आपने बताया कि आपने जब जिम की मेंबरशिप आप सेल कर रहे थे, आपकी जॉब चली गई। तो बेसिकली जब भी आदमी के जीवन में या किसी व्यक्ति के जीवन में टाइम आता है, तो वो जब कुछ नया करना चाहता है, तो या तो उसे कोई सजेस्ट करता है, या वो कुछ ऑब्जर्व करके देखता है कि ये बिज़नेस अच्छा है, या ये मेरे लिए सूटेबल, या इसमें इनकम अच्छी है, या उसे कोई सजेस्ट करता है। तो आपको रियल इस्टेट इंडस्ट्री या रेंटल में जब आपने शुरुआत करी, किसी ने सजेस्ट करा, या किस तरीके से आपने ऑब्जर्व करा कि यार मेरे को ये बिज़नेस करना चाहिए रियल इस्टेट, अब नहीं तो मैं रियल इस्टेट करता हूँ? मतलब रियल इस्टेट का ऑप्शन किसने आपको दिया, या आपने खुद ही ऑब्जर्व करके करा कि यार मैं रियल इस्टेट का बिज़नेस करता हूँ? तभी मेरे भाई का छोटा मोटा बिजनेस था तभी। और एक भाई का फ्लरिशिंग बिजनेस था रियल एस्टेट का। तो जो एक भाई का था, जो छोटा मोटा बिजनेस था, तो उसने बोला कि आप एक काम करो, आपको कुछ नहीं है, रास्ता नहीं है, तो आप एक काम करो, आप रियल एस्टेट ट्राई करो, देखो कैसा है। तो फिर मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स देखे और ये सब किया। उन्होंने बोला कि देखो रियल एस्टेट देखना है आपको, क्या है, आपको समझ में आता है तो करो। तो मैंने देखा, फिर मैंने वही देखा कि सब मैंने ही किया। मतलब ऐड भी मैं डाला, फ़ोन भी मैं करता था, दिखाने भी मैं ही जाता था। मतलब सब सब बेसिकली, आपको ही करना है। जी, मतलब आपको रेडीमेड नहीं दिया है किसी ने कि मतलब भाई एक देखो मेरा ये सजेशन। सेटअप है, तुम आ जाओ काम करो, वैसा वाला नहीं हिसाब किताब था। भाई जो करना है तुझे ही करना है। तो बट अपन एक अपने पैर सजेशन पे एक खड़े हुए। ब्रदर हाँ, से खाली मिला ब्रदर ने कि बोला कि देखो आप ट्राई करो, कर ट्राई बाकी करो। वैसा कुछ नहीं था। बाकी बस वही एक सजेशन था, तो अपने ट्राई किया। फिर लेकिन मैंने सोचा कि चलो अपन ट्राई करते 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 वैसा करते गए, और खुद ही कॉन्टैक्ट्स बनाए, रियल एस्टेट एजेंट से बनाए, लोगों से। बाद में लोगों को बोला मैं रियल एस्टेट में हूँ, मैं एजेंट हूँ, मैं पीजी दिला दूंगा, ये दिला दूंगा। तो फिर उससे क्या हुआ, फिर वो चलते गया सिलसिला मामला। घर से ऑपरेट करते थे, रास्ते से ऑपरेट करते थे। ऑफिस थी नहीं तभी, ऑफिस की औकात भी नहीं थी। तो उस हिसाब से बाद में वो सिलसिला आगे बढ़ा फिर।
रफ़ीक जी, जैसा कि आपने मुंबई से अपना काम शुरुआत करा, मैंने देखा कि इतने सालों के संघर्ष और मेहनत के बाद आज आप लंदन और दुबई जैसे बड़े देशों में भी अपना काम कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो आप 3 कंट्री में काम कर रहे हैं, इंडिया में, दुबई में और लंदन में। राइट। तो इन तीनों देशों में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको क्या अंतर लगा? कहाँ की आपको बेहतर या सबसे बेस्ट पैटर्न लगा काम करने का? देखो, सबसे बेस्ट तो मुझे मुंबई लगता है, ऐसा नो डाउट, क्योंकि हम पैदा ही यहीं हुए और ये हमारा देश है और हमारा सिस्टम बहुत सुधर गया है, रियल एस्टेट बहुत अच्छा रेगुलेट हो गया है। तो मुंबई का क्या है, मुंबई में टैगिंग सिस्टम भी है डेवलपर की तरफ से, जो टैगिंग सिस्टम आपको वहाँ बाहर के देशों में इतना देखने नहीं मिलता है। दुबई में तो है ही नहीं, खैर। और लंदन में भी वैसे ही है कि मतलब आप आए और क्लाइंट लेके आए और आपने डील किया। और दुबई इज़ ऑल्सो वेरी फ्लरिशिंग एट द मोमेंट, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ। लंदन इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग टू डेवलप, बहुत सारे नए कंस्ट्रक्शन आ रहे। तो मुंबई में डेवलपमेंट इतना है कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, आपका कोई पैसा मारेगा नहीं। तो रियल इस्टेट में जैसे लंदन में और मुंबई और दुबई, इन तीनों में से कंपैरिजन करें तो कहाँ एक एजेंट के लिए माल बेचना ज़्यादा आसान है? आपको कहाँ सा लगा कि यहाँ एक नया बिगनर या कोई नया रियल इस्टेट एजेंट इजीली माल बेच के अपनी कमीशन या अपना पैसा कमा सकता है? मुंबई में अगर आप बैठे हो तो मुंबई में आप दुबई का भी काम कर सकते हो, तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो। लेकिन वैसे दुबई में बैठ के आप मुंबई का काम कर सकते हो, तो मतलब आप जहाँ फोकस करोगे ना, वहाँ आपका काम इजी हो जाएगा। सिंपल है, मतलब जहाँ आपका टाइम डेडिकेशन होगा वहाँ आपका काम आसान होगा और वहाँ माल बेच सकते हो, क्योंकि इन्वेंट्री है, सपोर्टिव है, डेवलपर्स भी, अपार्टमेंट्स है, इन्वेंट्री है। तो लेकिन बस यू हैव टू फोकस, डेडिकेट योर टाइम एंड अटेंशन टू वन पर्टिकुलर टेरिटरी। रफ़ीक जी, आज आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अच्छा एक नाम बना चुके हैं। आप इंडिया के एक जाने माने बड़े इन्फ्लुएंसर्स में से आते हैं रियल एस्टेट के। तो मैंने आपके सोशल मीडिया पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि आप बड़ी सादगी की लाइफ जीते हैं। मैंने आपको टैक्सी में, बेसिकली आप रील बनाते हैं तो पीछे दिखता है कि आप टैक्सी में हाँ। ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप ये सिंप्लिसिटी, मतलब कोई कारण है इसमें टैक्सी में? क्योंकि अक्सर आदमी पैसा कमाता है, गाड़ी रख लेगा, ड्राइवर रख लेगा, थोड़ा दिखावा भी तो आजकल वो हो गया। तो आप बड़ा ऐसा सिंपल लाइफ जीते हैं, तो उसका कारण क्या है? एक्चुअली मेरे को ड्राइविंग से नफ़रत है, मैं ड्राइव नहीं करता हूँ। गाड़ी ले सकते लेकिन मैंने गाड़ी लिया नहीं है, तो आई मीन लोगों को मालूम नहीं होगा, शायद ये मालूम है। एंड मतलब इट्स नॉट सरप्राइजिंग, बट आई डोंट लाइक ड्राइविंग एट ऑल। और देखो, मैं ड्राइव करूँगा तो मेरे काम बहुत रुक जाएंगे, क्योंकि सब काम मेरे थ्रू होते, मेरे पास आते वगैरह। तो मैं सेल्स भी कर रहा हूँ, मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, मैसेजेस भी आ रहे, मेल भी आ रहे, कॉल्स भी आ रहे, तो मैं इतना डेडिकेशन के साथ मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। और ड्राइव करके एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाऊँगा तो मेरे बहुत सारे काम रुक जाएंगे, बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे। काफ़ी चीज़ मैं भी करता हूँ, जैसे वीडियो एडिटिंग मैं खुद ही कर रहा हूँ, जो अच्छा। वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, जी। तो वो ड्राइव में भी बन जाते हैं। तो कैब भी बहुत ईजी पड़ता है, एक बंदा ड्राइव कर रहा है, कैब चला रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ये कारण है बेसिकली। और मुंबई का ट्रैफिक भी ऐसा है कि मतलब इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स टू बी स्टेशनरी, आप एक ही जगह खड़े हो। तो वैसा एकदम मूविंग ट्रैफिक नहीं। वैसे सब जगह का ट्रैफिक देखिए आप, दुबई में भी शाम को बहुत ट्रैफिक हो जाता है शेख जायद रोड पे। और फिर लंदन का भी ट्रैफिक वैसे ही है। तो अभी क्या ट्रैफिक का सिचुएशन ऐसा, आपके इंदौर के जैसा खूबसूरत शहर तो नहीं है जहाँ ट्रैफिक होता ही नहीं है, या भोपाल हो। तो इसमें क्या होता है, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। आपका फ़ोन आ रहा है तो मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, स्टफ़ लाइक दैट। सो मैं आपका फ़ोन आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ध्यान लगा रहा हूँ। तो ड्राइविंग का शौक़ नहीं है, ना कार्स का शौक़ है मुझे। हाँ, जैसा कि अभी आपने बातों में बताया कि आप वीडियो की एडिटिंग भी आप करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, एडिटिंग आप करते हैं क्या? पोस्टिंग भी आप खुद ही करते हैं? और आजकल लोग रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है, हालांकि देखा हर तरह की इंडस्ट्री डिजिटल मीडिया पे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सेल्स एक डिजिटल मीडिया के माध्यम है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है। तो आप जो एडिटिंग और पोस्टिंग करते हैं, आप क्या खुद ही करते हैं? और ये टाइमिंग वाइमिंग का भी ध्यान रखते हैं कि 6 बजे पोस्ट करना है, 10 बजे करना है, 11 बजे करना है, ऐसा करते हैं आप? दो टाइप के वीडियोस बनते हैं, एक तो ब्रांड्स के, डेवलपर्स के बनते हैं, तो उसमें मैं आउटसोर्स कर देता हूँ कि भाई दे विल कम एंड शूट मी एंड दे विल डू द एडिट एंड एवरीथिंग। एक जो होता है रीसेल की इन्वेंट्री होती है, जो जो एक ओनर रह रहा है घर में, उसको बेचना है, तो वो क्या छोटा काम रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। तो फ्लैट का, अपार्टमेंट का वीडियो लिया, बिल्डिंग का लिया, अमेनिटीज़ का लिया, और मैं खुद ने जोड़ लिया। उसमें कोई बी रोल, मोन्टाज, ये सब नहीं है, ब्यूटी शॉट्स ये सब नहीं है। तो बेसिक ही कर देता हूँ मैं और डाल देता हूँ। वो सेल्स के
प्रति रहता है, वो सेल्स के लिए रहता है। बाकी दूसरा जो ब्रांड्स का रहता है वो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वो सब के लिए मैं हायर कर लेता हूँ, ताकि वो लोग अच्छा वीडियो बनाते हैं, अच्छा काम करते हैं। और तो ये बेसिकली मैं वो टाइम पे मैं बना लेता हूँ, वही टाइम पे जब शूट कर लिया। रफ़ीक जी, एक और मेरा सवाल ये है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री में इंडिया में एक नई चीज़ आई है, एसएम रीट, फ्रैक्शनल रीट। ये एक नया शब्द एक आम निवेशक के लिए, एक नए इन्वेस्टर के लिए जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, वो एक नया शब्द डेवलप हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे कि आज शेयर मार्केट में हम कुछ कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, तो ये अब ये मार्केट क्या है, इसका डेवलप होने का स्कोप इंडिया में है? और अगर ये डेवलप होता भी है भविष्य में, तो क्या ये ब्रोकर्स हैं जो नॉर्मल फील्ड पे काम कर रहे हैं, क्या उनकी इनकम को अफेक्ट करेगा या उस तरीके से अफेक्ट करेगा? फ्रैक्शनल ओनरशिप का तो मुझे समझ में नहीं आया आज तक, 10 लोग मिलके एक साथ ले रहे हैं प्रॉपर्टी। अभी 2 भाई या 3 भाई भी लेते प्रॉपर्टी, तो कल कुछ भी होता है तो उनको आपस में प्रॉब्लम होता है, आपस में झगड़े हो जाते हैं और डिस्प्यूट हो जाता है। तो हम तो ये फ्रैक्शनल ओनरशिप ऐसा है कि हम स्ट्रेंजर लोग के साथ ले रहे हैं। तो मुझे आज तक वो फंडा समझ में नहीं आया है, तो मैंने ना उसको एडवोकेट किया है, ना उसको बताया कि ये ख़रीदना चाहिए या जो भी है। फ्रैक्शनल ओनरशिप मुझे आज तक समझ में नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी का शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं यूज़ करने के लिए वेट करूँ कब आए मेरा नंबर, तो उसके लिए मेरे को फ्री रहना पड़ेगा। और ब्रोकर के इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पे, मतलब देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग, कमर्शियल प्लॉट्स, लैंड्स। तो बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है रियल एस्टेट एजेंट के लिए। आप खुद आज इतने बड़े नाम भारत देश में बन चुके हैं, और बोल सकते हैं कि आप लंदन, दुबई में भी अपना नाम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। आप कई मेरे से यंगस्टर्स के लिए एक आइडियल है रियल इस्टेट इंडस्ट्री में कि रफ़ीक जी जैसा काम करना है, रफ़ीक जी जैसा नाम बनाना है। आपके कोई ऐसे आइडल रहे कभी शुरुआत से रियल इस्टेट इंडस्ट्री में, आज आपको कुछ सालों बाद लगता है कि ये बड़ा परफेक्ट व्यक्ति हैं और इनको एक आइडल मानता हूँ, काम करना है तो ऐसा करना है? नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि देखो मैंने अपना रास्ता खोद के बनाया, मैंने अपना रास्ता खुद निकाला है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रियल एस्टेट में हो, ये मैंने शुरुआत की इंडिया में, जी। ब्रांड्स के साथ कोलैब की। जी। और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी मैंने शुरुआत की। तो ये सब मैंने किया है। तो अभी आई मीन मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कि मेरे को किसी के जैसा बनना चाहिए, मेरा कोई आइडल नहीं है। तो मैं अपने आप ही को देखता हूँ कि भाई मैं आगे कितना सुधर सकता हूँ, कितना आगे काम कर सकता हूँ। और बस मुझे अपनी जर्नी जाननी है और अपनी जर्नी से ही आगे बढ़ना है, और ट्रायल एंड एरर से करते रहना है। रफ़ीक जी, आप इंडिया में मुंबई में काम कर रहे हैं, इंडिया में और भी शहरों में काम कर रहे हैं, लंदन में, दुबई में काम कर रहे हैं। कई यंगस्टर्स आपके साथ काम करना चाहते होंगे, कई लोगों के मन में इच्छा होगी कि हम रफ़ीक जी के साथ एज एसोसिएट या हम उनके अंडर काम करना चाहते हैं। तो वो लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर वो लंदन, दुबई या इंडिया कहीं भी काम करना चाहते हैं? मुझे डीएम कर दीजिए, मेरा नंबर भी मैंने दिया हुआ है, और उस पर फ़ोन कर दीजिए। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, आई एम ऑलवेज़ एक्सेसिबल। इसीलिए मैं ड्राइविंग नहीं करता हूँ, क्योंकि ताकि मैं आप लोग का फ़ोन उठा सकूँ, आप लोग से बात कर सकूँ। मेरे पास वैकेंसीज़ है, रियल एस्टेट सेल्स क्लोजिंग मैनेजर, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आप लोग बिंदास मुझे अप्रोच कीजिए, कोई भी मुझे अप्रोच कर सकता है। और वो यहाँ बैठे, मुंबई में बैठे, वो आराम से मुंबई भी बेच सकता है, दुबई भी, लंदन भी। मैंने केरला भी किया है, बैंगलोर भी किया है, गोवा भी किया है, अहमदाबाद भी किया है। अहमदाबाद मेरा ससुराल है, तो वहाँ मैं अच्छा काम किया है रियल इस्टेट में, और मेरा फेवरेट सिटी है, वन ऑफ द फेवरेट सिटीज़। और भोपाल भी गया था मैं भी, और आपके इंदौर में भी आऊँगा मैं। तो मेरे पास वैकेंसी है, और अपना टाइम टू टाइम पेमेंट दे देते, जैसा हमारी ब्रोकरेज है आपकी कमीशन तुरंत मिल जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई रफ़ीक जी ऐसा होता है कि जब वो एक सक्सेस कर लेता है। आपने काफ़ी स्ट्रगल देखा, जिम मेंबरशिप, आपने बताया जिम क्लोज हो गई, ये सब आपका स्ट्रगल का पीरियड रहा। आज आप एक सक्सेस के आप एक मुकाम पे हैं, तो कोई ना कोई हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि यार मैं उसे, अगर मुझे सक्सेस मिली तो मुझे थैंक यू करना है, या आप किसको धन्यवाद करना चाहेंगे कि मेरी सक्सेस के लिए, या किसी व्यक्ति को ऐसे आप थैंक यू करना चाहते मैं हैं कि यार? सिर्फ रब को, मेरे परवरदिगार को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मेरी वाइफ को थैंक यू बोलना चाहूँगा। वो मेरी सपोर्ट थी, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थी वो। अ, मतलब ऐसे टाइम पे बहुत टाइम होता है कि आदमी के पास एक रुपया नहीं होता, एक पैसा नहीं होता है। तो काफ़ी सारी औरतों को लगता है अरे यार इसके पास कुछ नहीं है, ये क्या करेगा। तो वो लोग छोड़ के भी जा सकते हैं, छोड़ के जाते हैं कि यार इसके पास तो पैसा नहीं है, छोड़ दो इसको।
हम लोग एक वेल्दी मैन को देखेंगे, लेकिन मेरी वाइफ ने ऐसा नहीं किया, उसने सपोर्ट किया, स्ट्रगल किया, तो सारा सक्सेस उसको डेडिकेटेड है। आज रफ़ीक जी आपने इतना बड़ा नाम बना लिया है, आज आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, आप अच्छा सेल्स कर रहे हैं, आपकी इतनी बड़ी टीम है लंदन दुबई। रफ़ीक मर्चेंट का खुद का आने वाले 10 या 20 साल में क्या विज़न है? क्या रफ़ीक मर्चेंट खुद एक डेवलपर बनना चाहते हैं? क्या खुद के प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? आप सेल्फ अपने लिए क्या विज़न देखते हैं आज से 10 से 20 साल बाद? मैंने आज तक टू बी ऑनेस्ट मैंने ये सोचा नहीं मेरे को डेवलपर बनना है, मेरे को मैंडेट्स करना है, मतलब हमेशा यही सोचता गया कि अपने को चलते रहना है, काम करते रहना है, कि मेरे को ये बनना है, वो बनना है। देखो ऐसे बहुत बार होता है कि लोग हैं ना, बहुत सारे सपने देखते हैं, मेरे को ये बनना है, ये बनना है, वो बनना है। सपने देखना बुरा नहीं है, उसके पीछे भागना भी बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप सपनों में इतने मुलविस हो जाते हो कि आप अपना काम भूल जाते हो, और आप अपना ग्राउंड वर्क भूल जाते हो। तो मैं यही चाहूँगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को है ना, ज़्यादा बड़े मतलब आप रोज़ का काम करो और रोज़ की प्लानिंग करो, वो सपने रखो, देखो, ड्रीम करो, विजुअलाइज करो। लेकिन क्या है कि आप डेली वर्क में एक्सेल कर रहे नहीं कि नहीं कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो कि नहीं, क्योंकि डेली वर्क में आप काम सक्सेसफुल हो रहे हो तो जाके आपको कहीं ना कहीं और बड़ी सक्सेस मिलेगी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि डेवलपर बनना है वगैरह, लेकिन मैंने ये सोचा है कि लोगों को इंस्पायर करते रहना है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को आई वांट टू हेल्प पीपल मेक मनी। ये मेरा एस्पिरेशन है कि मैं चाहे मेरी वजह से, मेरी ज़ात से लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा हो, मेरे 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 वजूद से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। हाँ रफ़ीक जी, आप जब इनिशियल पीरियड में स्ट्रगल कर रहे थे इस इंडस्ट्री में, तो कई ऐसे बिल्डर होंगे या कई ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप काम करना चाहते होंगे, पर शायद उनकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं आया। क्या आज कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो जिनके साथ आप करना चाहते थे उस समय और वो रिस्पॉन्ड नहीं करे, और आज वही लोग आपको कॉल करते होंगे, रफ़ीक जी हमारा माल बेचो या प्लीज़ हमारे साथ काम करो? ऐसा कुछ कुछ लोग हैं आपके साथ? डेवलपर्स तभी तो देखो इतना अभी वो नहीं हो रहा था, तभी मेरा कांटेक्ट भी नहीं था डेवलपर्स के साथ, जी क्योंकि मैं पीजी रेंटल वगैरह करता था, मेरा जी कहाँ से कांटेक्ट, मेरे पास बायर्स ही नहीं थे। जी लेकिन ऐसे लोग थे जो अपना फ्लैट रेंट पे देना चाहते थे या सेल पे, जो जिन्होंने मुझे एरोगेंस दिखाया था, एटीट्यूड दिखाया था, कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर था, वो आज आए उठ के बोले रफ़ीक ये है वो है। लेकिन हमने क्या किया, माफ़ किया और हम आगे बढ़े और हमने काम किया उनके साथ कि भाई हम बदले की भावना नहीं रखते कि भाई चलो इसने मेरे साथ बुरा सलूक किया तो अभी मैं इसके साथ बता दूं कि मेरे टाइम में उसने क्या किया था। तो मैंने मतलब ऐसे बहुत सब लोग आए हैं, इनफैक्ट कर्मा ने दिखाया है कि भाई यही लोग उठ के आए और बोले कि हमको काम करना आपके साथ। जो लोग हमसे नफ़रत करते थे वो आज हमसे जुड़। रफ़ीक जी, जब भी आप किसी डेवलपर के साथ काम करते हैं तो आपका कोई ऐसा पैरामीटर होता है कि यार ये अच्छा डेवलपर है या इसी के साथ काम करूँगा, या इसने कुछ पास में अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर्स करें, तो किस तरीके से आपका कुछ पैरामीटर होता है कि मैं इस डेवलपर के साथ काम करूँ? क्योंकि क्लाइंट का ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपके नाम पे भरोसा करता है। वो आप मतलब रफ़ीक जी से ख़रीद लिया तो मतलब वो रिलैक्स है, आप एक ब्रांड है, तो आपको भी चुनना पड़ता होगा कि इसके साथ काम करना है, इसके साथ नहीं, कैसा होता है? आजकल ऐसा चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आजकल सब खुली किताब है। रेरा की वेबसाइट है, उस पर सब दिख जाता है। और नए भी डेवलपर्स आते हैं, वो भी अच्छे साउंड रहते हैं, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। तो जिसका रेरा आ गया और काम चालू हो गया, मतलब तो उसका नाम रहता है मार्केट में ऑलरेडी, और बायर भी इतना रिसर्च कर चुका होता है। आजकल ऐसा हो गया है कि खाली ब्रोकर को ही मालूम है या किसी और को मालूम है, वैसा नहीं है। आजकल बायर को ज़्यादा मालूम होता है ब्रोकर से या किसी और से। बेसिकली हम लोग क्या है, हॉस्पिटल नहीं जा रहे, तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि मैं बीमार हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को आजकल सब मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन रियल एस्टेट में हर कोई डॉक्टर है। रफ़ीक जी, एक और मेरा सवाल ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लोगों के लिए हो सकता है ये, कि आपने अपने इतने साल के करियर में बेसिकली आपका इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रोल रहा तो शायद सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का रहा, जैसा कि आपने बताया। ऐसी कौन सी डील हुई आपकी जो सबसे बड़े अमाउंट की थी, और वो अमाउंट क्या था? उस डील का कितना अमाउंट था, आपका ब्रोकरेज का कितना अमाउंट था, जो डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी रियल इस्टेट में हुई हो अभी तक की? 50 करोड़ की एक डील हुई थी मेरी, तो उसमें 2% मिला, तो आपको 1 करोड़ की ब्रोकरेज मिलती है उसमें। तो वैसा है, तो मतलब ये ऐसे सब काफ़ी हो रहे ट्रांजैक्शन। 20 करोड़ के भी क्लाइंट है, 30 करोड़ के भी क्लाइंट है। तो इसीलिए मैं बताया कि मेरे साथ जो भी जुड़ना चाहेगा, मेरे साथ जो भी काम करना चाहेगा, वो एक ब्रांड के नीचे काम करेगा,
एक ट्रस्टेड ब्रांड के नीचे। तो बायर्स एक ट्रस्ट करते हैं कि अगर 20, 25, 50 करोड़ की चीज़ लेना है तो हम रफ़ीक मर्चेंट को जावे और पूछे, और रफ़ीक मर्चेंट हमारा काम करवाएगा, दिलाएगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन काफ़ी हुए, ऐसे बड़े ट्रांजैक्शन चल भी रहे। तो बस यही है कि देखो, ये ट्रांजैक्शन आने के लिए ना आपको लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। लोगों का भरोसा जीतने बहुत टाइम लगता है, और शॉर्टकट से कुछ मिलता नहीं है। तो ये है। रफ़ीक जी, आपके एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि विशाल जी ने आपसे सवाल करा था शायद कि 150 करोड़ की प्रॉपर्टी आप डालते हैं, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी डालते हैं, क्या सोशल मीडिया पे वो 150 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने वाला देख रहा है रील या उस तरीके से? तो आपने उसमें बताया था कि आपको बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बॉलीवुड क्रिकेट कमेंटेटर्स ने भी रीच कराया। तो कोई ऐसे सेलिब्रिटी का नाम बताना चाहेंगे आप कि जिन्होंने आपके सोशल मीडिया के अकाउंट से कुछ प्रॉपर्टी परचेस करी हो आपके बहुत थ्रू? सारे, आज भी एक दो सेलिब्रिटी से बात हो रही थी, जो नए सेलिब्रिटी आए हैं, और मैं अनफॉर्चुनेटली बात, मतलब उनका नाम नहीं ले सकता। तो सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल, अपने जी क्लाइंट का नाम जी। हम मैं ऊपरली नहीं ले सकता। तो उनको सर्व कर रहा हूँ मैं, उनके लिए मैं प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। उनका नाम लूँगा तो आज दूसरे लोग भी बोलेंगे अरे मैं भी उसको दिला हाँ, दूँगा, ऐसा सही है। बात। तो आज भी है मेरे पास, ऐसा लाइक, कोई नाम जिसका डील क्लोज हो चुकी हो उसका नाम बता सकते हो आप? नहीं बता सकता, वरना फिर आगे काम नहीं होगा सही मेरा। बात है, यू नो सही व्हाट आई बात है, मीन। तो बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली रफ़ीक जी, ऐसी कोई आपकी खुद की हैबिट, हर आदमी की कुछ अच्छी या हाँ। बुरी आदत होती है और आदमी जानता भी है कि यार मेरी ये आदत अच्छी है, तो आपकी खुद की कोई ऐसी आदत जो आपको लगती है यार ये मेरी सबसे अच्छी आदत है और ये मेरी सबसे बुरी आदत है? सबसे अच्छी आदत ये है कि एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, एंड स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, एंड ट्राइंग टू हेल्प अदर्स हाउ एवर वे इन आई कैन। और बुरी आदत ये लगती है कि और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा और मैनेज कर लो अपने टाइम को। बस यही है कि अपने टाइम को कैसे अच्छे से मैनेज कर लो और ऑर्गेनाइज कर लो, थोड़ा और ऑर्गेनाइज हो जाऊँ मैं। तो वही है, बस मेरा वही लैकिंग है अभी। और रफ़ीक जी, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, कई जगह हम लोग भी रियल इस्टेट इंदौर में मैं काम करता हूँ, तो मैंने नोटिस करा है कि ये होता है कि कई बार कई कॉलोनाइजर्स होते हैं या बिल्डर्स होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं दे पाते प्लॉट। हम लोग भी हिचकिचाते हैं उन लोगों को बोलने में कि यार आपको वो रजिस्ट्री नहीं करेंगे, बेसिकली आपको नहीं देंगे। तो क्या आपके साथ एज अ ब्रोकर काम करने में एज अ मुस्लिम कुछ प्रॉब्लम आती है आपको? देखो, एज अ ब्रोकर, मुस्लिम ब्रोकर, किसी के साथ काम करने, डेवलपर के साथ, आज तक कोई प्रेजुडिस या बायस नहीं हुआ है कि भाई रफ़ीक तो मुस्लिम है, इसके साथ काम नहीं करना है। अगर ऐसा होता तो आज तक मैं ये लेवल पे नहीं पहुंचता हिंदुस्तान में। तो अपने भारत में ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है सबके लिए। सेकेंडली, जहाँ तक बायर का सवाल है, मुस्लिम बायर का, तो मुस्लिम बायर को, मतलब जब मुझे फ़ोन आता है तो मैं खुल के बोल सकता हूँ उनको कि भाई यहाँ अपने को नहीं मिलेगा, यहाँ अपने को नहीं मिलेगा, वहाँ अपने को मिलेगा। तो ऐसा होता है। अभी एक कैथलिक लेडी है, उसका मुस्लिम हस्बैंड है, बांद्रा में देख रहे हैं, जी तो भी दिक्कत हो रही है कि जी। यू नो नहीं मिलेगा। तो उसको खुल के बोल सकते हैं, मैं बोल देता हूँ कि नहीं मिलेगा अपने को, यहाँ नहीं मिलना है। तो बहुत इजी हो जाता है कम्युनिकेशन, बता देना। काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं, क्यों नहीं मिलेगा ये। तो मैंने वही बोला कि वही अगेन सेम चीज़, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। सब एक कम्युनिटी है, वेजिटेरियन है। हम लोग क्या है, हम लोग मांस मच्छी पकाएंगे, स्मेल जाएगा। हमारा कल्चर थोड़ा अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल बकरा ईद आ गई, तो आपको फिर बकरे लाना है, तो ये सब नहीं अलाउड होगा ना, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। अगर हमारा एक बंगलो है, अगर बंगलो सोसाइटी है, तो समझ में आता है कि हमारा बंगलो है, 4 दीवार है, उसके अंदर हम जो करना है कर सकते हैं, कल्चर फेस्टिवल जो भी सेलिब्रेट करना है। तो अगर हमें सोसाइटी में रह के सबके साथ मिलजुल के रहना है, तो फिर क्या है कि अपने को सबकी सेंसिबिलिटी का ख्याल रखना है। और मैं इसको नेगेटिव नहीं मानता हूँ कि मुस्लिम को नहीं मिलता है, यहाँ घर में नहीं मिलता, वहाँ नहीं मिलता है। जितना भी लोग नेगेटिव बोले, ये नेगेटिव नहीं है, ये है कि भाई हम रहना उठना बैठना उसके साथ चाहेंगे जो सेम सिमिलर इंटरेस्ट हो, कल्चर हो, मतलब सही सिमिलर रिलीजन है। हो, जी। स्टफ लाइक दैट। तो और धंधा अपन सबके साथ, यहाँ देखो, भारत में हर कोई, पूरी दुनिया में हर कोई किसी के साथ, सबके साथ धंधा कर रहा है। सही बात। सबके साथ हो रहा है आजकल बिजनेस, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी आपको रहना भी है, तो और तो फिर वो क्या, थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वैसा है।
और रफ़ीक जी, आजकल यंगस्टर्स रियल इस्टेट में आते हैं। हम लोगों ने भी इंदौर में हमारा खुद का रियल इस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया 6 दिसंबर 2023 को। हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बेसिकली मुझे खुद फील हुआ, हमारे साथ कुछ मेरे साथ कुछ यंग फ्रेंड्स हैं, वो भी काम करते हैं। डील क्रैक नहीं हो पाती। बेसिकली सेल्स की स्ट्रेटजी ये है कि भाई फेसबुक ऐड लगा दिया, पोस्टर हाँ। लगा दिया, जो भी प्रमोशन है वो कर दिए, बट सेल्स नहीं हो पाती। वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्लाइंट को। 5-5 6-6 महीने हो गए और डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो किस तरीके से एक नया बिगिनर ध्यान रखे, कैसे कन्वर्ट कर पाए डील उसको? एक बात बोलता हूँ मैं कि उनको है ना, देखो वो अभी बायर ने कुछ मांगा है, बायर मतलब अवेलेबल है, खरीदना चाहता है, आप उसको 2 ऑप्शन भेज रहे हो, उसको 20 ऑप्शन भेजो। 20 ऑप्शन के लिए आपको 18 ऑप्शन जानना ज़रूरी है ना। सही है। तो क्लोज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमारे में लैकिंग ये है कि हमने और नॉलेज नहीं लिया। अभी वही सेम चीज़ दूसरी, वो दूसरे ब्रोकर के पास जाएगा तो वो दूसरा ब्रोकर कुछ और दिखाता है, तो उसमें उनको इंटरेस्ट आता है जाते देखने के लिए। तो हमने अपने आप को सीमित कर दिया, लिमिट कर दिया, मैं 2 ही चीज़ दूंगा उसको, 3 चीज़ दूंगा। अरे उसमें से नहीं ले रहा तो मैं क्या करूँ, चलो मैं अभी दूसरे बायर की तरफ मुतवज्जा हो जाता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बायर को पूरा 100% से ऊपर दो, और जब तक वो क्लोज नहीं होता उसको ऑप्शन देते रहो और उससे इल्तिजा करते रहो कि मुझे मिलना है आपसे। और मिलने का कॉन्फिडेंस आप ये तभी बोलोगे कि मुझे मिलना है जब आपको पूरी नॉलेज होगी। अभी आपको 3 प्रोजेक्ट की नॉलेज है तो आप क्या मिल के बोलोगे, 3 प्रोजेक्ट का फ़ोन पे बोल दो फिर। लेकिन 20 प्रोजेक्ट है तो आप बोलोगे देखो मिलना है, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैं आपको समझाऊंगा कौन सा कारपेट क्या कैसा कैसा लेना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर आप बोलोगे भी, लेकिन आप ही अपने आप को नॉलेजेबल नहीं बनाओगे। आप बहुत सिंपल हिसाब किताब है, उसको बायर है उसको इन्वेंट्री दिखाओ सारी, सिंपल। आप मुंबई जैसे शहर, मतलब मुंबई, हम लोग इंदौर से हैं। मुंबई के बारे में सुना जाता है कि मुंबई बहुत कमर्शियल शहर है। मुंबई में रहना और मतलब स्ट्रगल इतना करना बहुत टिपिकल है। तो किस तरीके से करा आपने? और आपको भी लगता है कि मुंबई बहुत कमर्शियल शहर है, बहुत लोग यहाँ के कमर्शियल हैं? बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अच्छा। आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। और डॉग ई डॉग वर्ल्ड है मुंबई। मतलब मुंबई में सरवाइव करना है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। और आप बेस्ट और फिटेस्ट तभी हो जब आप जद्दोजहद कर रहे हो, नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, और ये परवाह नहीं कर रहे हो कि दूसरा क्या सोच रहा है और दूसरा मेरी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ मुंबई में किसी को मदद नहीं मिलेगी। आप ये सोच रहे हो, आप इंदौर में, भोपाल में, छोटे शहरों में, मतलब तो वहाँ लोग आपको अच्छे से मदद करते करते, लेकिन यहाँ आपको पानी भी कोई नहीं पूछेगा। ये क्या है कि बहुत पॉपुलेटेड सिटी है और बहुत लोग बाहर से आए हैं। जैसे लंदन, दुबई में कैसे लोग हर नेशनैलिटी के मिलते हैं, यहाँ हर सिटी के लोग मिलेंगे, और बाहर की सिटी के लोग ही आके यहाँ तरक्की कर रहे हैं, मैक्सिमम अपना नाम बना रहे हैं। तो कट थ्रोट कंपटीशन है और आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ, और ये सब सोचना बंद करना पड़ेगा कि अरे मेरे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, मेरे बारे में कोई फ़िक्र नहीं कर रहा है, अरे मेरे बारे में यार मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपको कमर्शियली सक्सेस चाहिए तो ये है सिटी, दौड़ते जाओ, भागते जाओ, और एक ही रास्ता चुनो और चलते जाओ बस। रफीक जी, मुंबई में आज जो प्रॉपर्टी के रेट्स हो गए हैं, मतलब वो लाखों रुपए स्क्वायर फीट हो गए। अगर अदर नॉर्मल छोटी शहर से उसको कंपेयर किया जाए तो वो बहुत महंगा है मुंबई में आज निवेश करना। तो आपको मुंबई के अलावा आप लोगों को कौन सा ऐसा कोई शहर सजेस्ट करना चाहेंगे कि यार वहाँ आप निवेश करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनके? पनवेल है, नवी मुंबई है, वहाँ पर भाव बहुत अच्छे हैं, मतलब 10,000 15,000 पर स्क्वायर फीट। अंबरनाथ हो गया, फिर पालघर हो गया, खारघर हो गया, बदलापुर हो गया, ये सब जगह पे बहुत अच्छा है। एक 1 BHK 27 लाख में, स्टफ लाइक दैट। तो अभी क्या हो गया, यहाँ इतना महंगा हो गया, अंधेरी, बांद्रा, जुहू, बोरीवली इतना महंगा हो गया। बोरीवली जो 30-40 हज़ार का भाव था पर स्क्वायर फीट, आज 56,000 में भी जा रहा है। अक्वेरिया ग्रैंड करके बिल्डिंग में अभी रिसेंट न्यूज़ था, 56,000 रुपीज़ में पर स्क्वायर फीट में गया। तो अभी क्या हो रहा है, जो लोग कमा नहीं पा रहे ना, जिनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, जो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, और घर में 2-3 लोग हैं, तीन अफराद है, 4 अफराद है, और घर छोटा है, तो क्या कर रहे, घर बेच के वो लोग जा रहे, एमिग्रेट कर रहे पालघर, नवी मुंबई, उल्वे, ये सब जगह पे। तो वहाँ क्या हो रहा है, ये सेम घर में ये सेम जो घर बेच रहे 1 बेडरूम, वहाँ 3 बेडरूम मिल सकता है आराम से। तो वो लोग ऐसा कर रहे हो। और आजकल क्या हो गया कि मतलब
डिमांड इतना हो गया है ये सबर्ब्स का और सोबो का, कि आपको हमेशा डिमांड जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ प्राइस ज़्यादा ही मिलेगा आपको, और आपको वो चाहिए, यही जगह में रहना है तो आपको सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, फाइनेंशियली आपको साउंड होना ज़रूरी है। रफ़ीक जी, मैं इंदौर से हूँ और ऑब्वियसली बात है मैं वहाँ रहता हूँ, अपने शहर से एक लगाव होता है। क्या आपने इंदौर के बारे में कुछ सुना है? आप इंदौर के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप इंदौर में रियल एस्टेट मार्केट के इंडस्ट्री में इंटर करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे वहाँ का? इंदौर मैंने सुना है सेवेंथ टाइम क्लीनेस्ट सिटी का उसको रिकॉर्ड जी टाइटल मिला है, जी सेवन कंसेक्यूटिव टाइम्स, जी कि सबसे साफ सिटी भारत देश का ये शहर है जो सबसे साफ सुथरा। तो मैं बहुत उत्सुक हूँ और मैं उतावला हो रहा हूँ कि मैं इंदौर जल्दी आऊँ, देखूँ और रियल एस्टेट एक्सप्लोर करूँ। मैं भोपाल आया लेकिन इंदौर पास में ही था, अभी इंदौर आऊँगा तो अच्छे से टाइम लेके आऊँगा, टाइम ये निकाल के आऊँगा। और खाने पीने का आपका बहुत बढ़िया है, मोदी जी ने भी जी तारीफ़ की है, जी हमारे प्रधानमंत्री ने, कि इंदौर मतलब खाने पीने का वो है, बिल्कुल हेवन है। जी तो मैं आना चाहूँगा और जब बिल्कुल आई आप वुड लव रफ़ीक टू जी कम एंड हाँ एक्सप्लोर जी इंदौर। जी और जब तक ये रिलीज़ होगा तब तक मैं इंदौर में रहूँगा शायद, जी ऐसा है। जी जी हाँ रफ़ीक जी, आपके इस इम्पोर्टेंट टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसा कि बोला कि आप बिल्कुल इंदौर आइए, और मैं इंदौर से ही हूँ तो मैं चाहूँगा आप इंदौर आके रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करें, हम जैसे यंग लोगों को इस तरीके से ही ज़रूर बूस्ट ज़रूर, करते मैं रहिए। इंस्पायर करने ही आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू शुक्रिया, सो मच नमस्कार। सर।